तो आज हम बात करने जा रहे हैं जमशेद जी टाटा, जिन्होंने जमशेदपुर बनाया। ठीक है, ठीक है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट जमशेद जी टाटा। सो वेल वी विल, देखो यार, लोग अपने वीडियोस बनाते हैं और कहानी गढ़ देते हैं। हम कहानियाँ नहीं गढ़ते, हमें विकीपीडिया ऑथेंटिक सोर्सेस से जो नॉलेज मिलेगी हम वही शेयर करेंगे। कहानियाँ यार, कहानियाँ क्या होती हैं? सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। नो बडी नोज व्हाट्स ट्रू और व्हाट्स फॉल्स। ठीक है, सो हम नॉलेज के बेसिस पे ही बात करेंगे। जमशेदजी टाटा वॉज बॉर्न टू नुसरवंजी एंड जीवनबाई टाटा on 3rd March 1839 in Navsari, a city in southern Gujarat. His family were a part of the minority group of Zoroastrians or Parsis who came to India from fleeing the persecution of Zoroastrians in Iran. पता है ना कौन कर रहा था persecution? The Great Islam. He was born in a respectable but poor family of priest. ये पॉइंटेड ना ज़िंदगी में याद रखना कि हमारे ग्रेट जमशेदजी टाटा was born in a respectable but he was born in a very poor family of priest. भाई यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलता। His father Nusrawanji was the first businessman in a family of Parsi Zoroastrian priest. पापा बिजनेसमैन थे। सेकंड लाइन में लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है बट ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ प्रीस्ट, यानी पापा पुअर बिजनेसमैन होंगे। चलो जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, आगे देखते हैं। His mother tongue was Gujarati. He broke his family's priestly tradition to become the first member of the family to start a business. He started an export trading firm in Mumbai. ठीक है, ये नुसरवंजी के बारे में बात हो रही है शायद। Unlike other Zoroastrians, Jamshed Tata had a formal Western education because his parents saw that he was gifted with special abilities in mental arithmetic from a young age. Oh ho! He joined his father Nusrawanji in Bombay at the age of 14 and enrolled at Elphinstone College. ये तो बाबा साहब वाला कॉलेज, बाबा साहब भी इसी कॉलेज में गए थे। ठीक है, ओके, एंड completed his graduation. So जो मेन पॉइंटर्स जहाँ पे मैं आपको लेकर जाऊँगा अबाउट दिस, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, ये टाटा ग्रुप कैसे बना। टाटा वर्कड इन हिज फादर्स कंपनी अंटिल ही वाज 29। पापा की कंपनी में काम करना पड़ा जब तक 29 में थे। तो एंड ही फाउंडेड अ ट्रेडिंग कंपनी इन 1868 विद 21,000 कैपिटल वर्थ $52 million इन 2015, यानी तकरीबन 55-60 मिलियन डॉलर्स की वर्थ का 21,000 रुपया 1868 में पापा ने दिया। अब यहाँ में ना बैक आने की ज़रूरत है। क्या बैक में क्या जानना है? ही वॉज बॉर्न इन ए रिस्पेक्टेबल बट पुअर फैमिली ऑफ प्रीस्ट। पुअर फैमिली, हाँ भाई, भाई मतलब 52-55 मिलियन डॉलर्स तो पुअर के पास ही होते हैं। 7 साल का इन्फ्लेशन भी जोड़ना, अभी हम लोग 2022 में है, तो हाँ मतलब पुअर के पास ही होता है, अमीरों के पास तो होता ही नहीं है। ठीक है, ओके फाइन, ही वॉज पुअर बट स्टिल ही हैड $55 मिलियन इन हिज पॉकेट। फाइन, पापा, ये तो पापा ने दिए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा को। ठीक है, ही बॉट अ बैंकक्रप्ट ऑयल मिल एट चिंचपोकली। ये चिंचपोकली वगैरह ना, ये तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, ये रियलिटी शोज़ में, या अब सारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुंबई में ही है, तो चिंचपोकली पोकली ये सब नाम तो आता ही रहता है। एंड कन्वर्टेड इनटू अ कॉटन मिल विच ही रीनेम्ड एज एलेक्जेंड्रा मिल। तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा एलेक्जेंड्रा कौन है, गूगल कर लेते हैं। मेरे को पता है, बट मुझे पता है तभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा। अलेक्जेंड्रा क्वीन, क्वीन जानबूझ के मैंने किया। 1844 में ये थी, वॉज क्वीन ऑफ यूके एंड ब्रिटिश डोमिनियन एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया फ्रॉम 22 January 1901 to 1910 as the wife of King
Emperor Edward VII. And as we can see, the couple married 18 months later, 1863 तक, the year in which her father became king of Denmark. एंड जॉर्ज वन, मतलब ये आफ्टर ऑल ये है कौन, ये हमें पता चल रहा है कि ये किंग एडवर्ड की वाइफ है, ठीक है। एंड किंग एडवर्ड की वाइफ है, तो हमें पता चल गया कि ये जमशेदजी जो हैं, इन्होंने ये एडव बिजनेस, हाँ बिजनेस सेक्शन में थे ना, इन्होंने ये अलेक्जेंड्रा मिल इन्हीं के नाम पे बनाई टू प्लीज ब्रिटिशर्स। ओके, ही सोल्ड द मिल 2 years later फॉर अ प्रॉफिट। चलो 2 साल में प्रॉफिट हो गया, बेच दी। Later in 1874, Jamshedji floated the Central India Spinning, Weaving and Manufacturing Company in Nagpur because it seemed like a suitable place for him to establish another business venture. Due to this unconventional location, the people of Bombay scorned Tata for not making the smart move by taking the cotton business up in Bombay, known as the Cottonopolis of India. They did not understand why he went to the underdeveloped city of Nagpur to start a new business. ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। शॉर्टली आफ्टर इन 1877 टाटा एस्टेब्लिश्ड अ न्यू कॉटन मिल, एम्प्रेस मिल, when Queen Victoria was proclaimed as the Empress of India at 1 January 1877। पहली मिल एग्जेंड्रा मिल, वो भी क्वीन, मतलब क्वीन की, मतलब किंग की वाइफ के नाम पे। दूसरी मिल विक्टोरिया के नाम पे, एम्प्रेस मिल। अभी एक गरीब का बच्चा जिसको उसके बाप ने, गरीब गरीब जिसको उसके बाप ने $52 million दिए, जो रानियों के नाम पे अपने मिल खोल रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है हमको? तो ये समझ आ रहा है कि थोड़ा लॉयल्टी तो है भाई ब्रिटिश की तरफ से, टाटा फैमिली की, ठीक है। ही हैड, 1 मिनट में पॉज करता हूँ। So let's start the story again after a brief pause. And he had 4 goals in life. Was proclaimed as the Empress of India at, मतलब लॉयल्टी तो हमें पूरी पूरी समझ आ रही है जमशेद जी की ब्रिटिशर्स एंड द क्राउन की तरफ। And what he had 4 goals in life: a world-class learning institution, a unique hotel, and a hydroelectric plant. The first was setting up an iron and steel company. Only the hotel became a reality during his lifetime with the inauguration of Taj Mahal Hotel at Kolaba waterfront in Mumbai on 3rd December 1903 at the cost of 11 million. At that time, it was the only hotel in India to have electricity. तो मैं ना थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि ये सनक क्यों चढ़ी थी आयरन एंड स्टील कंपनी बनाने की। अब एक्चुअली ना 1880s के टाइम में ना अमेरिका के में बहुत ज़्यादा रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए पिग आयरन, कच्चा लोहा भेजा जाता था। तो बहुत सारे इंग्लिश बिजनेसमैन ने उस तरफ भेजा लोहा, और उससे वो करोड़पति अरबपति हुए। तो भाई देखो, बड़ा बिजनेसमैन तो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसको सारी स्टोरीज पता चल रही है, तो उसके अंदर एक सनक थी, पागलपन था कि हमको तो भाई टिस्को आयरन एंड स्टील कंपनी बनानी है। सो ही हैड 2 लोकेशन, वन वाज एन एमपी समवेयर जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज थे, वन वाज चूजन टू बी झारखंड साइड का एरिया जहाँ पे तुम अभी जमशेदपुर देखते हो। सो ही रिजेक्टेड एमपी वाली साइड बिकॉज थोड़ा सा, मतलब उस रॉ मटेरियल को अब तुम्हें पोर्ट्स तक भी तो लेके जाना होगा, जो भी है वॉट एवर, मतलब प्लानिंग कमीशन जो टीम होगी उसने वो रिजेक्ट किया, ये जमशेदपुर को सिलेक्ट किया जहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी बनी, क्योंकि आयरन एंड स्टील बेच के तो भाई
लंदन, अब इसकी भी मैं विकिपीडिया खोलूँगा, तुम लोग थोड़ा खुद भी स्टडी किया करो कि 1870s और 1900 के बीच में क्या हुआ या कैसी कंस्ट्रक्शन की। उसी कंस्ट्रक्शन का नतीजा 1912 से पहले तक कौन था सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड? इंग्लैंड। 12 के बाद कौन हुआ? अमेरिका। मतलब वो 30 40 50 साल तक जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, रोड एंड नेटवर्क की, रेलवेज़ की, उस कंस्ट्रक्शन का नतीजा ये हुआ, उस इंफ्रा बिल्डअप का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका बना। 1912 से 2012 तक अमेरिका रहा, 2012 से अब चाइना है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्यों ये लोग उत्तर प्रदेश को डेवलप करने की बातें करते हैं, कि रोड एंड नेटवर्क मतलब गवर्नमेंट्स बातें मतलब इतना प्लानिंग क्यों कर रही है? क्योंकि ये होगा, इंफ्रा डेवलप होगा तभी उसके ऊपर इकोनॉमी का बेस रखा जाएगा या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। तो तो इसलिए उसको एक सनक थी स्टील कंपनी बनाने की। अब लर्निंग इंस्टीट्यूशन भी पता नहीं कहीं हैदराबाद वगैरह में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी कहीं साउथ वगैरह में है, और होटल के स्टोरीज हैं ताजमहल होटल की कि किसी ना अंग्रेज ने ना क्या किया था कि बेइज्जती कर दी थी जमशेद टाटा की। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने वर्ल्ड क्लास होटल बनाया। बाबा, पारसियों की बेइज्जती नहीं होती। जब अंग्रेजों के गुलाम थे ना हम लोग, तो टीम हुआ करती थी 3 या 4। एक थी ब्रिटिशर्स गोरों की टीम, एक थी प्रिंसली स्टेट्स राजाओं की टीम, एक होती थी मुगल नवाब्स की टीम, एक होती थी पारसीज की टीम। ये चारों आपस में क्रिकेट खेला करते थे। ये भाई इक्वलेंट थे। छोटे तुम हो, हम हैं जो कॉमनर्स है। भाई इनकी बेइज्जती ना होती। बेइज्जती वाली स्टोरी, उसके अगेंस्ट में रतन ने ये किया, जमशेद ने ये किया, ये सब ना तुम्हें बहकाने बनाने के लिए। बिजनेसमैन अगर रिवेंज के मकसद से अगर करने लगेगा ना काम, तो वो डूब जाएगा। तो चलो, उसके बाद इतना तो समझ आ गया कि ये सारी मिल्स। अब हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये मिल्स बनाई किस लिए जाती थी? ये मिल वगैरह बनाती इसलिए जाती थी कि ताकि ब्रिटिशर्स को उनका क्या कहते हैं, मतलब रॉ मटेरियल थ्रू पोर्ट्स भेजा जा सके लंदन और इंग्लैंड की तरफ। अब तुम्हें सबसे मेजर और मज़ेदार बात बताता हूँ। कहते हैं ना, एक मुंबई में वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम है, कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, स्लम है, स्लम है। क्यों कहते हैं? वो स्लम्स डेवलप कैसे हुए, किसने किया डेवलप, मैं बताता हूँ। रतन की जो फैमिली पारसीज थे, या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे वहाँ पे, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ब्रिटिशर्स, देखो यार, काम हमेशा ना डेलीगेट किया जाता है। काम हर इंसान खुद नहीं सोच सकता मैं सारे काम कर लूँगा। तो डेलीगेट तुम कैसे करोगे? यहाँ के लोकल्स को ही करोगे। तो इन्होंने ही वो पोर्ट बिल्ड किया लोगों के लिए, ताकि वो इंडिया का रॉ मटेरियल वेस्ट की तरफ जाता रहे। एंड वो सारा, तो अब बात आती है कि ये स्लम्स, दो सब जो लेजेंडरी स्लम्स है कोलकाता और मुंबई के, कैसे डेवलप हुए। एंड एक नाम भी है ना बड़ा फेमस है मुंबई स्लम का, जरा नाम देख लेता हूँ। नाम इसलिए, नाम में मज़ा आता है ना भाई, नाम से अगर चीज़ों को बुलाया जाए तो। धारावी, 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 यप। बट हमें रहना तो जमशेद जी टेटा पे है ना, टेटा टेटा। तो 6 लोग क्या करते थे? धारावी बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गाँवों से, इधर विलेजेस से लोगों का लेकर आएंगे, बिना कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दिए आप से मजदूरियाँ करवाएंगे, ज़बरदस्ती मजदूरी, ये वो। एंड आपके पास तो कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी नहीं, आपके पास रहने का। गाँवों में तो फिर भी लोग सिस्टमेटिक वे में अपना मतलब खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, या फिशरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट एक सिस्टमेटिक वे में रहता है। यहाँ तो कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। 12 घंटा बंधुआ मजदूरी की तरह नौकरी करो फिर सो जाओ। मतलब आप अपने घर को, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते।
अपनी लाइफस्टाइल नहीं प्लान कर सकते. जस्ट लाइक इट हैपन्स इन द प्राइवेट नौकरीज, प्राइवेट जॉब्स. तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी शिपिंग कॉरपोरेशन हुआ करती थी. अरे इन्हीं इन्हीं टाटाज की भी थी, बहुत सारे पारसी फैमिलीज की थी, ताकि ये अपना सारा माल उधर लद के लेके जाए. और ये पोर्ट्स के अराउंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होने की वजह से लेबरर्स की वही लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, स्लम्स क्रिएट हुए. तो स्लम्स जो हैं वो कोई वैदिक काल से नहीं थे. अंग्रेज़ों के पोर्ट्स बनाने के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, उनकी वजह से ये लेजेंडरी स्लम्स में. तो ये एट्रीब्यूटेड है इन पारसी गॉड्स को, ब्रिटिशर्स को, कि इन्होंने यार ह्यूमन लाइफ को डिस्कार्ड कर दिया. भाई ह्यूमन लाइफ क्या है, कुछ महीना है. और अपना प्रॉफिट को ही भगवान मान लिया. बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाई. भाई देखो, जो कुछ अच्छा किया हम उसके अगेंस्ट नहीं बोलते, बट जो कुछ किया उसके पीछे रीज़न तो पता होना चाहिए ना. फिर फिलंथ्रोपी की कहानियाँ एंड ऑल दिस, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि पारसीज की जो फिलंथ्रोपी की कहानियाँ हैं वो सब फेक है, टू इवेड टैक्सेस. अब तुम्हें पता है वो टैक्स मनी कहाँ शिफ्ट की जाती है? स्विट्ज़रलैंड एंड यूरोप में. उसके बाद डेथ डेथ देखते हैं. मजोलियम ऑफ जमशेदजी ब्रोकवॉट सेमेट्री, ये भी इंग्लैंड में है. तुम्हें पता है जितने भी पारसी मरते हैं ना, सब वहीं पे दफन होते हैं. मरते यूरोप में, दफन लंदन वाली साइड पे होते हैं. जितने भी पारसी ये टाटा के फैमिली के हैं, तो कभी विकीपीडिया वगैरह खोला करो, सब पता चल जाएगा. उसके बाद एक इंडिया में एक है ना, फर्स्ट एयरलाइन किसने बनाई थी, उसकी भी एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको. एयर इंडिया, ये इसके लड़के ने बनाई थी ना, JRD ने. जमशेद का लड़का था जो. देख लेते हैं कि वो उसी का लड़का था या किसी और का लड़का था. वैसे इट डजेंट मैटर्स फॉर मी, किसी का भी हो. रतनजी दादाभाई टाटा. रतन जी जहांगीर का लड़का था. नहीं, वो जहांगीर तो उसका लड़का, चलो जो भी है. मतलब दे ऑल कम. हाँ, वो ही वॉज द फर्स्ट कज़न ऑफ जमशेदजी टाटा. तो जो इसके पप्पा थे JRD के, वो कज़न थे जमशेदपुर वाले टाटा के. अब इस बंदे को एट्रीब्यूट, मतलब ये था इनका भतीजा जमशेद जी का, थैल्मा. वाइफ का नाम था थैल्मा. बिल्कुल ब्रिटिश नेम था. आप क्या पता ब्रिटिश ही हो, वट एवर. अब इन छोटी छोटी बातों में हमें क्या लेना देना. ही गॉट पद्म विभूषण एंड भारत रत्न एंड एवरीथिंग. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हम ना करियर पे जाएंगे. हमें समझना है कि भारत के फादर ऑफ सिविल एविएशन कैसे स्टार्ट हुए. ही फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस, इन 1932, विच बिकेम एयर इंडिया. ठीक है. अब हम एयर इंडिया की सिग्निफिकेंस समझेंगे कि क्या हिस्ट्री है एयर इंडिया की. हम्म. Air India had its origin as Tata Air Services, later renamed as Tata Airlines, founded by JRD of Tata Sons, in an Indian aviator and business tycoon. In 1932, Tata won a contract to carry mail for Imperial Airways, and the aviation department of Tata Sons was formed with two single-engine de Havilland Portsmouths. Imperial Airways क्या है? ये कोई ब्रिटिश लग रही है. वॉज द अर्ली ब्रिटिश कमर्शियल लॉन्ग रेंज एयरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी टू कैरी मेल, यानी मेल्स को कैरी करने के लिए. तो ये है टाटा फ्लू अ पर्समॉथ कैरिंग एयर मेल फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, एंड द एयरक्राफ्ट कंटिन्यू टू मद्रास, पायलटेड बाय नेवल विंसेंट. नेवल भी कोई पारसी साउंड कर रहा है, पता नहीं क्या था. चलो छोड़ो. द एयरलाइन फ्लीट, अभी मैं ना ये उससे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है. द एयरलाइन लॉन्च्ड, ये वो
its first domestic flight from Bombay to Trivandrum with the 6 seater. तो एक्चुअली ये जो एयरलाइन थी इन्होंने इसलिए लॉन्च की थी सो दैट ही कुड कैरी ब्रिटिश ईमेल फ्रॉम कराची टू बॉम्बे एंड फ्रॉम मद्रास एंड till London. So it was all about facilitating that email, that mail सिस्टम. क्योंकि यार उस वक्त ख़त पहुंचना ऑन टाइम भी बहुत बड़ी बात थी. अब तुम लोग थोड़ा 70-100 साल पहले का सोचो कि ख़त के अलावा तो कोई था नहीं. तो ये अगर बॉम्बे से कराची तक अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कहीं रिवॉल्ट हो जाए, तो कोई तो होना चाहिए ना हेल्प करने के लिए. तो जो तुम्हें लगता है कि एयरलाइन भारतीयों के लिए बनाई गई है, भारतवासियों के लिए, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 7-10 ईयर्स 12 ईयर्स तक सर्विसेज सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ पारसी गॉड्स ने, यानी टाटाज ने ब्रिटिशर्स को दी. मैं सर, मेरे मालिक, मेरा खुदा, हम आपके लॉयल हैं. एंड सिर्फ यही काम था. अब पता, मैं कंपनी बनाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि इंडिया का लेबरर इसमें चढ़े, ये वो. ऐसा नहीं. उसको पता था मैं कंपनी किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि भाई इस जॉब की डिमांड है. इम्पेरियल एयरवेज को कुछ मीडिएटर्स चाहिए जो हमारी मेल्स को सस्ते से सस्ते में पहुंचा सके. तो इसलिए उसने किया. इसमें कोई भी लेना देना नहीं है कि भारत की प्रेस्टीज के लिए उसने एयरलाइन बनाई. भाई वो तो ये होता है ना कि आज़ाद हो गया कंट्री, ये एयरलाइन यहीं रह गई, तो अब इसका कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया. गवर्नमेंट के पास तो पावर होती है कि तो कंट्रोल ले लिया. तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत की प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट के लिए थी. एक बात समझ लो, यानी जिस तरह से इनके चाचा जी जमशेद जी ने मिल्स बनाई थी अंग्रेज़ों की सेवा के लिए, वो तो अलेक्जेंड्रा मिल और एम्प्रेस मिल से पता चल ही रहा है. तो ये एयरलाइन भी अंग्रेज़ों की सेवा के लिए बनाई गई थी, मेल्स वगैरह और वगैरह जल्दी पहुंचाने के लिए एंड ऑल दैट. एंड आफ्टर दैट अभी मैं और कुछ बताऊंगा कि रतन टाटा सर ने, द लेजेंडरी रतन टाटा सर ने, आपकी फेवरेट, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ, आपकी फेवरेट वो जैगुआर लैंड रोवर रेंज रोवर क्यों खरीदी. इसको भी समझाना पड़ेगा भाई तुम लोगों को. भाई तुम्हें पता है क्या, आई डोंट बिलीव कि लोगों को कुछ पता है. ना 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 ना, लोगों को सिर्फ स्टोरीज पता है जो इंस्टाग्राम पे सुनाई जाती है रील्स के थ्रू, या फेसबुक यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल स्टोरीज के थ्रू. आई कैन थिंक कि तुम लोगों को कुछ रियलिटी पता भी है, या तुम्हें कुछ लॉजिकल सोचना भी आता है. ना 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 ना, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल. उसके बाद हाँ, हिस्ट्री में देखते हैं. On 18 January 2008, Tata Motors, a part of Tata Group, established JLR Limited as a British registered and wholly owned subsidiary. The new company was to be used as a holding company for the acquisition from Ford of the two businesses, Jaguar Cars Limited and Land Rover, $2.38 billion. That acquisition was completed on 2nd June 2008, included a deal to buy Land Rover and Jaguar cars worth the rights to three other British brands, the Daimler Mark, as well as two dormant brands, Lanchester and Rover, which had been operating as two separate companies, Jaguar Cars and Land Rover, although on an integrated. Okay, okay, fine. सो जहाँ तक मुझे नॉलेज है या फिर मैंने कहीं पे पढ़ा कि जेएलआर जो थी वो जो काफ़ी मतलब दिक्कतों से गुजर रही थी, तो उसको सेल करना था. तो उन दिक्कतों से मतलब निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम्स से निकालने के लिए, अब या तो वो BMW या ये फॉक्स वैगन, वो ऑडी वाली कंपनी, या तो उनके हाथ बिक जाती. बट इन्हें मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दे हैड टू बी सोल्ड टू समवन.
बट इफ दे वर सोल्ड टू टू एन जर्मन यूरोपियन कंपनी, तो जो ब्रिटिश प्रेस्टीज है वो ख़त्म हो जाती। क्योंकि शायद तुम लोगों ने वीडियोस देखी नहीं देखी, भाई देखा करो, सब कुछ देखो और ऑब्जर्व करो। एक क्या कहते हैं, हाँ, क्वीन जो है वो, मैंने उसको 80-90 की एज में रेंज रोवर ड्राइव करते देखा था। एंड वो ब्रिटिश प्रेस्टीज है ना, तो कभी भी देखना क्वीन कोई और कार मॉडल नहीं ड्राइव करेगी, रेंज रोवर। तो अब यार अब मतलब इतने डेथ होने के बाद, इतनी मतलब दिक्कतों के बाद, आखिरकार कौन इस कंपनी को संभाले? अगर तो तुम यूरोपियंस को दे दोगे, ये BMW या फिर फॉक्स वैगन को दे दोगे, तो उसकी तो ब्रिटिश आइडेंटिटी ख़त्म ना, वो तो फिर जर्मन ओन्ड हो जाएगी। तो उनको बुलाना था अपने सबसे वफादार फैमिली को के बंदे को, हु वॉज रतन टाटा। हाँ भाई, अब तो ये तक अगर ये वीडियो देखते देखते अगर तुम्हें नहीं समझ आया कि रतन टाटा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयलिस्ट टू ब्रिटिश, देन तुम लुल्ल हो। एंड उसने चेलार को बचाने के लिए एक भी जॉब ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई और फॉरेन कंपनी खरीद लेती है तो हो सकता है वो पूरा का पूरा प्लांट शिफ्ट कर दे, बट रतन टाटा ने ब्रिटिशर्स की एक भी जॉब नहीं जाने दी। प्लांट के एक एक बंदे को वैसे का वैसे रखा। और जो पुणे में ऑलरेडी एक प्लांट है, आज तक उसका एक्सपोर्ट 2% ही है। मतलब वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 2% जो पहले मैन्युफैक्चर करती थी उतनी। हम तो भाई चेलर को तब इंडियन मानते ना। वैसे तो यहाँ रीड ही हो रहा है कि ब्रिटिश रजिस्टर्ड कंपनी है ना, होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब ये तो ब्रिटिश के ब्रिटिश ही रह गई। डिस्पाइट रतन टाटा ओनिंग दैट कंपनी, he did not made or expanded its manufacturing in India. It retained its British identity as it is. 2% का 2% मैन्युफैक्चर करती रही पुणे प्लांट, नथिंग हैपेंड। ओनली यू फेल्ट लाइक इट बिकेम इंडियन बिकॉज टाटा मोटर्स इंडियन। व्हाट हैपेंड कि 14 साल हो गए, टाटा मोटर्स अभी तक लॉस पे लॉस दिए जा रही है। व्हाट हैपन्स कि टाटा मोटर्स की जब भी, या अगर पढ़े लिखे हो ना तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा करो, अभी तक वो जो डील हुई थी उसके पैसे को ऑफसेट किया जा रहा है, ऑफसेट किया जा रहा है। तो ये तो कुछ 4 5 6 मतलब फैक्टर्स मैंने बताए हैं, जिससे पता चलता है कि जो रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, JRD टाटा, ये हमेशा से लॉयलिस्ट रहे हैं ब्रिटिशर्स के। बाद में अब मैं बताता हूँ कि कैसे, मतलब व्हाई डू आई फील लाइक दैट। तो हम देखेंगे टीसीएस का शेयर। 2020 का कोविड आया था, तो मोदी ने भीख मांगना शुरू किया लीडर्स से। लीडर्स से नहीं, क्या बोलते हैं, इंडियन बिजनेसमैन से, सेलिब्रिटी से। तो अक्की चक्की कुमार ने 20-40 करोड़ दिए, उस बंदे ने भी इतना पैसा दिया, मुकेश ने भी 500 दिया। और भी मतलब ये वेदांता वाले के बाद जो हैसियत थी, या जो जिस कंपनी के बाद जितनी हैसियत थी, अपनी हैसियत के हिसाब से दिया लोगों ने। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारे रतन साहब तो मतलब फाड़ देंगे। अब मैं अपना लॉजिक भी बताऊंगा वाई वॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ मनी। अपना लॉजिक अगर नहीं बता पाऊंगा तो क्या ही फ़ायदा। तो मार्क को तो लगा कम से कम 10-20 हज़ार करोड़ तो आने वाला, 50 हज़ार करोड़ भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने कितना दिया, 500 या 1000 करोड़ दिया। मेरे को समझ नहीं आई मेरी बात, यार TCS का जो मार्केट कैप है उस वक्त, जो भी है, मतलब लेट्स अज्यूम 12 लाख करोड़ है, 11.57 लाख करोड़ है। तो 12 लाख करोड़ का 1.5% कितना होता है, कितना होता है, 18 हज़ार करोड़। यप। TCS में टाटा ग्रुप का स्टेक कितना है, 60%। अब ये भी मैं मनी कंट्रोल पे जाके दिखाऊं तो भाई तुम लोग क्या करोगे? मतलब भाई ये सबको पता है कि TCS, मैं चल दिखा ही देता हूँ क्योंकि तुम गवार हो, कुछ बोलो और तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे कमेंट सेक्शन में, तुम ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, तो अब चीज़ें बतानी है, दिखानी चाहिए, चल दिखा देता हूँ।
स्लो इंटरनेट एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्लो इंटरनेट एंड हैवी वेबसाइट्स। पहले वेबसाइट्स इतनी हैवी नहीं थी। 72%। ओके फाइन, प्रमोटर जो है वो 72% है। अब प्रमोटर कौन है उसका नाम भी ढूंढने गया, ये देखो ये 72% है। टाटा सन्स। टाटा सन्स तो नहीं, अब तो परपुत्र हो गए, पुत्र तो भाई जा चुके। चलो ठीक है, सन्स 72%। तो 12 लाख करोड़ का 1.5% क्या हुआ? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ का 72% कितना होता है? कैलकुलेशन, अब इसके लिए भी कैलकुलेटर मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, कोई भी बोल देगा 14-15 हज़ार करोड़। यानी इतना डिविडेंड, अगर तुम भी स्टेक होल्डर हो ना, 5 स्टॉक्स लिए मैंने, 3,000 का 1.5% कितना होता है? 3,000 का 1.5% तुम्हारे भी अकाउंट में हर साल 45 रुपया, 60 रुपया, जो भी है, 1.5-2% या 1.2% आता रहेगा अकाउंट में। तो इतना 15,000 करोड़ हर साल। पहले वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ होगी, 7 लाख करोड़ होगी, बट चलो उस हिसाब से जहाँ पे इन्होंने जमा किए होंगे 6% एफडी भी तो आता है, इंटरेस्ट रेट भी तो आता है, कुछ ना कुछ तो आता है। तो तो लेट्स अज्यूम 12-15 हज़ार करोड़ तो डिविडेंड के थ्रू ही आता है टाटा ग्रुप के पास, टाटा पुत्रों के पास, टाटा सन्स के पास। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मुकेश ने 500 दिया है, ये तो छप्पड़ फाड़ देगा, 15,000 करोड़ दे देगा, कम से कम 1 साल का डिविडेंड दे ही देगा कि भाई इस साल हम डिविडेंड, टाटा सन्स नहीं लेने वाला डिविडेंड, एंड हम उधर को देंगे। डिड इट हैपन? नहीं, 500,000 करोड़ ही किए जिसने, जितने मुकेश ने किए उतने किए। मेरा तो भाई दिल बैठ गया। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं कि सेकंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, टाटा स्टील ने बड़ा ऑक्सीजन बना बना के दिया, उससे ज़्यादा मुकेश ने दिया। पर मुकेश इज़ अ बिजनेसमैन। मुकेश सिर्फ एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है। मुकेश महान नहीं है, या अंबानी महान नहीं है। और ऐसा ऐसा कहते हैं ना इंस्टाग्राम स्टोरीज में, या जो भी है, वट एवर एप्लीकेशन विच यू ऑल यूज़, या वट एवर इज़ फीडेड इन योर माइंड्स, से कि मुकेश जो है वो बिल्कुल भी महान नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर है, फिलंथ्रोपिस्ट है, टोनी स्टार्क है, सब कुछ यही है। मतलब फिलंथ्रोपिस्ट के बाद तो यही आता है ना, टोनी स्टार्क का ही नाम दिमाग में आता है। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि फिलंथ्रोपी के नाम पे पीआर, जैसे सल्लू भाई पीआर नहीं करते, 100 साइकिल दे के 10,000 बताते हैं या 1,000 बताते हैं, तो एक तरह से पर्सनल पीआर एजेंसीज के थ्रू ये अपना नाम को बनाए हुए हैं। ये उतने दयावान या दयालु हैं या नहीं है? अब दयालु, कभी कभी तो आधे से ज़्यादा इनकी जो कंपनीज लॉसेस में जाती है तो उसका तो टैक्स भी नहीं पे करते, अब कैसे करेंगे बेचारे, अब लॉस ही हो गया तो इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है टाटा सन्स के थ्रू टैक्सेस से बचने का, क्योंकि ये जो ट्रस्ट होते हैं टैक्सेस से बचने के ही काम आते हैं। हाँ, अब ये पॉइंटर्स भी हैं कि जमशेदपुर में एम्प्लॉयज़ को ये मिलता है वो मिलता है। बिहार वाले बहुत अच्छा 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 बोलते हैं। तो मेरे भाई, पूरा राज्य एक आदमी के ऊपर डिपेंड कर गया, इसलिए तो पूरा राज्य ग्रो नहीं कर पाया। अपनी इस मानसिकता को छोड़ो कि कोई किसी पे करता है, कोई किसी पे नहीं करता, वो सब अपना काम करते हैं, उनका काम बड़ा हो गया इसलिए तुम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो। सबको अपना करना चाहिए, और तुम्हें समझना चाहिए कि इतना तो बेसिक है जो दिया जाता है। यानी वो इतने ग्लोबल लेवल पे जॉब, मतलब बिजनेसेस चलाते हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज उतना दे रही हैं तो हमको भी देना पड़ेगा, इसलिए वो उतने पर्क्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इसलिए नहीं पर्क्स देते कि भाई उसका दिल बड़ा है। एंड ये पूरी की पूरी टैक्स चोरी होती है ट्रस्ट के थ्रू। पैसा कहाँ है, पैसा कब सामने आएगा, वी डोंट नो। एंड होपफुली, जहाँ तक मेरा पॉइंट है, समझ आया होगा कि मैं इनको दयालु क्यों नहीं मानता, और मैं इनको हिडन या विशियस क्यों मानता हूँ। या विशियस तो थोड़ा अलग वर्ड होता है, कि मैं क्यों ये सब मानता हूँ कि कि ये फिशी है।
कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, कुछ और सच है। तो अभी की वीडियो 35 मिनट तो हो चुकी है। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग में आएगी तो मैं ऐड करता रहूँगा, बट अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू।